नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार। आज आपको ये बताने वाले हैं संविधान सभा के बारे में हम लोग बात करेंगे। जी हाँ, संविधान सभा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग चलिए बात करते हैं संविधान सभा के बारे में। क्या है ये संविधान सभा? अगर बात करेंगे कि हमारे संविधान सभा के बारे में, आपको पता होगा कि काफ़ी लंबे समय के बाद जो है हम अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे और अंततः हमें 1947 में भारत को आज़ादी मिली। तो कहने का मतलब क्या था, आज़ादी से पहले की घटनाएं, अगर कुछ क्रम की अगर बात करेंगे तो हमारा संविधान यूं ही हमारा विश्व का सबसे लंबा संविधान नहीं बना। कहने का मतलब क्या है कि काफी लंबे अरसों के बाद अंग्रेजों का विद्रोह करने के बाद हमारा ये संविधान बना। तो पहले अगर बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं संविधान सभा के बारे में। तो भारत में संविधान सभा गठन करने का विचार सर्वप्रथम एम एन राय के द्वारा 1934 में दी गई थी। तो अगर बात किया जाए कि भारत में संविधान सभा का जो हमारे भारत में संविधान सभा का गठन का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया कि संविधान सभा होना चाहिए, ये गठन का विचार सबसे पहले 1934 में एम एन राय के द्वारा दिया गया। ध्यान रखेंगे। तो अगर पूछा जाए कि संविधान सभा का सबसे पहले गठन का विचार किसने दिया, तो क्या बताएंगे? एम एन राय। और कब? 1934, 1934 में। और 1934 में ही स्वराज पार्टी द्वारा जो स्वराज पार्टी था, तो संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव रखा। तो पूछा जाए कि संविधान सभा का प्रस्ताव किसने रखा, तो क्या बताएंगे? ये हो जाएगा 1934 में ही। और कौन पार्टी हो जाएगा? स्वराज पार्टी। और अगर बात करें गठन का विचार किसने दिया, तो एम एन राय। तीसरा अगर पॉइंट अगर बात किया जाए, 1935 में कांग्रेस के द्वारा जब संविधान सभा की मांग की गई कि संविधान सभा का हमें जो होना चाहिए, तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू जो है वयस्क मताधिकार की बात की कि हमारा जो है संविधान सभा का गठन किया जाएगा वो वयस्क मताधिकार। कहने का मतलब जो 18 वर्ष से अधिक लोग हैं, मतलब वो लोग जो क्या करेंगे ना, तो निर्वाचन के माध्यम से हम संविधान सभा का गठन करेंगे। तो वयस्क मताधिकार की बात किसने करा? जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में। ये तीनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले संविधान सभा का गठन का विचार किसने दिया? एम एन राय ने। कब दिया? 1934 में। उसके बाद ये संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव किसने रखा? स्वराज पार्टी ने 1934 में ही। और 1935 में कांग्रेस के द्वारा जो है संविधान सभा के मांग के बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार की बात करी। और आप जानते होंगे क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, उसके अध्यक्ष थे स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन लाया गया था भारत में। तो क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स। और इसको जो है ना मुस्लिम लीग बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग बहिष्कार करने के कारण जो है जो क्रिप्स मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और लास्टली आप जानते हैं संविधान सभा गठन किया गया वो कैबिनेट मिशन के द्वारा। तो वही हम लोग जो आगे बात कर रहे हैं कैबिनेट मिशन का। तो कैबिनेट मिशन की अगर बात कर ले, तो जो गठन किया गया था कैबिनेट मिशन के अनुसार ही संविधान सभा का गठन किया गया जुलाई 1946 में। तो पूछा जाए कैबिनेट मिशन जो है कैबिनेट मिशन कब आया था, तो आप कह सकते हैं जुलाई 1946 में। इस टाइम लॉर्ड थे, वेबल लॉर्ड वेबल थे। ध्यान रखना है, लॉर्ड वेबल थे। इनके जो है इनके कार्यकाल में, उनके पीरियड में जो है कैबिनेट मिशन आया जुलाई 1946 में। और इसके 3 सदस्य थे। तो अगर पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन के कितने मेंबर थे, कुल सदस्यों की संख्या 3 थी। वो तीनों में अगर बात करेगा, जो क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, वो हो जाएंगे। दूसरा अगर बात करेगा एबी अलेक्जेंडर। और तीसरा हो जाएगा सर पेंथिक लॉरेंस। और ये सर पेंथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। तो अगर ये कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया करा है कि अगर पूछा जाए कैबिनेट मिशन के कौन कौन से मेंबर थे, तो आसानी से आप कर सकते हैं स्टेफर्ड क्रिप्स हो जाएगा, एबी अलेक्जेंडर हो जाएगा, और सर पेंथिक लॉरेंस हो जाएगा। सर पेंथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। इसको ध्यान रखना है। और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर जो है एक संविधान सभा का स्थापना किया गया। मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहने का मतलब क्या है? एक होता है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष करने का मतलब होता है जब जनता खुद अपने हाथों से किसी को वोट देती है, वो कहलाता है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। और अप्रत्यक्ष होता है जब किसी को नियुक्त कर लिया जाता है, मतलब हमारे द्वारा चुने गए, जैसे हम लोग मुख्यमंत्री का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष माध्यम से होता है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष के माध्यम से होता है। तो संविधान सभा में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर जो है इनका चुनाव किया गया था। जिसमें सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? 292। ब्रिटिश प्रांत में अगर बात करें, सॉरी, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी। तो अगर पूछा जाए संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों की बात की गई थी, तो कितना हो जाएगा? 389। इसमें अगर हम बात करेंगे कि ब्रिटिश प्रांत से कितने थे, 292 थे, 292। और जो 4 प्रांत को कहा जाता है चिफ कमिश्नरी प्रांत, ये 4 चिफ कमिश्नरी प्रांत अगर बात करेंगे,
ये ऐसे अंग्रेजों के अंडर में ही हुआ करता था। अंग्रेजों के अंडर में ही हुआ करता, कैसे भी केंद्र शासित प्रदेश होता है ठीक उसी प्रकार का हुआ करता था 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत। तो अगर पूछा जाए 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से थे, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। दिल्ली, आप जानते हैं दिल्ली, उसके बाद कुर्गा, कुर्गा पड़ता है कर्नाटक में। तीसरा हो जाएगा अजमेर मेवाड़, अजमेर मेवाड़। और चौथा है ब्रिटिश बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। तो ये 4 पॉइंट याद रखना है कि 4 जो है चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन कौन थे, तो दिल्ली हो जाएगा, कुर्गा कर्नाटक में पड़ता है, अजमेर मेवाड़ हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा आपका ब्रिटिश बलूचिस्तान या अंग्रेज बलूचिस्तान आप कह सकते हैं। तो अगर पूछा जाए कुल मेंबर कितना 389, 292 ब्रिटिश प्रांत था, 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत हो जाएंगे, और 93 देसी रियासत हुआ करता था जहां पर राजा महाराजा का शासन हुआ करता था। देसी रियासत कितना 93। इसमें अगर जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस को 208 वोट मिले, कांग्रेस को कितना मिला 208, और मुस्लिम लीग को मिला 73 और अन्य को मिला था 15। तो अगर पूछा जाए ये कुल सदस्यों में जो 389 मैंने बताया, 292 तो हो गया ब्रिटिश प्रांत, 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत, 93 आपका हो गया देसी रियासत। इसमें से कुल कांग्रेस को कितना मत मिला, तो 208, 73 मुस्लिम लीग को और 15 जो अन्य पार्टियां होंगी, छोटी छोटी पार्टियां होंगी, उनको मिला था। और ये जो चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष माध्यम से, ये 10 लाख प्रति, मतलब जो है 10 लाख की संख्या अगर बात करेंगे, उस पर एक सीट जो है बनाया गया था उस समय में। तो अगर पूछेगा उस समय में जो अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ कितने लोगों पर एक सीट तय किया गया, तो 10 लाख लोगों पर एक सीट अप्रत्यक्ष माध्यम से। तो आई होप इतना तो आप समझ गए होंगे। आगे हम बात करेंगे संविधान सभा का। अगर बात कर ले हम गठन, तो हम अगर गठन की बात कर ले तो इसको बारीकी से आप समझिएगा, काफी यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कंफ्यूजन भी होगा। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ मैं आपको बताता हूँ। अगर बात करेंगे संविधान सभा का गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 को। और आप जानते हैं कि प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। और ये बुजुर्ग के आधार पर होता है ना, कि बड़े बुजुर्ग को दे करके कोई पद जो है दे दिया जाता है। कहने का मतलब हमारे समाज में क्या होता है, कोई बड़े बुजुर्ग आते हैं, हम लोग चेयर पे बैठे रहते हैं, उनको दे देते हैं। तो कहने का मतलब क्या था, जो अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का गठन कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 को, और ये दिल्ली में हुआ था, दिल्ली के पुस्तकालय भवन में। इसीलिए पुस्तकालय हाता भी प्रोजेक्ट में उसे कहा जाता है। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया किसे, सच्चिदानंद सिन्हा को। अगर पूछेगा अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, सच्चिदानंद सिन्हा को। और ये अत्यधिक मतलब बुजुर्ग के आधार पर, इसको ध्यान रख लेना है। इनमें कोई इनका निर्वाचन या ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो प्रथम बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 को, उसमें मुस्लिम लीग बहिष्कार कर दिया। इसीलिए बहिष्कार कर दिया ना मुस्लिम लीग, ताकि वो चाहते थे कि मुसलमानों के लिए एक पृथक संविधान बने। तो अगर पूछा जाए कि मुस्लिम लीग ने जो है प्रथम संविधान सभा की जो बैठक हुई थी, क्या उसमें भाग लिया था, तो बिल्कुल नहीं लिए थे। देखिए 9 दिसंबर हो गया, उसके बाद 2 दिन आगे बढ़ेंगे 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद। तो अगर पूछा जाए कि राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, तो बने हैं 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को। और ये जो है ना, इनका जो है निर्वाचन हुआ था, इनका निर्वाचन हुआ था, मतलब इन्होंने ये अध्यक्ष बनने के लिए ये कह सकते हैं जिस तरह एक फॉर्म को इन्होंने फिलअप करा था। तो अगर पूछा जाए कि जो अस्थायी अध्यक्ष बने राजेंद्र प्रसाद, तो क्या इनका क्या निर्वाचन हुआ था, तो बिल्कुल इनका निर्वाचन हुआ था, ध्यान रखना है। और आगे अगर बात करेंगे राजेंद्र प्रसाद 9 दिसंबर 11 दिसंबर, ये अध्यक्ष तो हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष की बात करेगा ना, तो उपाध्यक्ष बने थे एच सी मुखर्जी। तो संविधान सभा की जो बैठक हुई थी 11 दिसंबर को, उसमें अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। तो उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एच सी मुखर्जी। क्या हो जाएगा, एच सी मुखर्जी, याद रखना है बाबू। तो संविधान सभा का जो अस्थाई बैठक हुआ था राजेंद्र प्रसाद थे, तो उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष हो जाएगा कौन, एच सी मुखर्जी। इसको भी ध्यान रखना है। आगे हम बात कर लेंगे, और यहाँ पर 2 पॉइंट और मैं बताना चाहूंगा। जैसे 9 दिसंबर को तो प्रथम बैठक हुआ जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुनाया गया। 11 दिसंबर को संविधान सभा की प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद बने थे। और 13 दिसंबर को 1946 को 1946 को प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया। तो ये दो अल्टरनेट में है। 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष बने सच्चिदानंद सिन्हा, 11 दिसंबर को
11 दिसंबर को क्या हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने और उपाध्यक्ष कौन बने, एस.सी. मुखर्जी। 13 दिसंबर को क्या हो जाएगा, प्रस्तावना पेश किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये 3 अल्टरनेट में आप याद रखेंगे। और इसको जो एक्सेप्ट किया गया प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को, कब, 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को एक्सेप्ट कर लिया गया संविधान सभा के द्वारा। इसको ध्यान रखेंगे। आगे अगर बात करेंगे, जब संविधान सभा बन गई, गठन हो गया और बन गया तो कुछ जो है समितियां बनी, उस समितियों का अध्यक्ष आपसे पूछेगा। और जो संविधान सभा का जो मतलब बैठक हुआ था ना, उसका जो हैदराबाद का देशी रियासत था उसमें शामिल नहीं हुआ था। एकमात्र देशी रियासत जिसमें शामिल नहीं हुआ था तो कौन हो जाएगा, हैदराबाद। ध्यान रखना है। तीसरा अगर बात करेंगे, संविधान सभा द्वारा जो है राष्ट्रीय ध्वज, जो आप जानते होंगे अपना तिरंगा है, उसको स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। कब स्वीकार किया गया था, 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान 22 जनवरी 1950 को। तो राष्ट्रीय गीत को कब एक्सेप्ट किया गया था, 22 जनवरी 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय गीत और गाना दोनों 24 जनवरी 1950, ध्यान रखना है। और राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में जो एक पद मिला था, वो कब मिलेगा, 24 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी 1950 को 3 बातें, क्या, राष्ट्रीय गीत को, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, और राजेंद्र प्रसाद को जो पद मिला था राष्ट्रपति का, कब मिला, 24 जनवरी 1950 को। संविधान बनने में कुल कितना दिन बहस हुआ था, 114 दिन बहस हुआ था। और संविधान बनने में कितना समय लगा, 2 साल 11 महीना 18 दिन, लगभग 60 देश से अधिक, 60 देशों का अधिक, मतलब कह सकते हैं कि 60 देशों का लगभग संविधान का अवलोकन किया गया, उसके बाद भारत का संविधान बना। और कुल खर्च कितना पड़ा था, देखिए कुल खर्च अगर बात करेंगे ना, तो 63 96 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729 होता है। तो 63 96 729, अगर पूछा जाए कुल कितना खर्च पड़ा था, क्या बताएंगे, 63 96 729, इतना खर्च पड़ा था। और जो कुछ समितियां थी, वो समितियां का नाम आपको याद रखना है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप आसानी से कह सकते हैं प्रारूप समिति को ही कहा जाता है, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति को ही कहा जाता है, पता है क्या, प्रारूप समिति को कहा जाता है, आप कह सकते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है, पांडुलेख समिति भी कहा जाता है। ये प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष थे वो अंबेडकर थे। कौन थे, अंबेडकर। इसी प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी, एक अध्यक्ष थे, 6 अन्य सदस्य थे। तो अगर पूछा जाए कि प्रारूप समिति को क्या क्या कहते हैं, तो आप कह सकते हैं प्रारूप समिति को ही पांडुलेख समिति भी कहा जाता है, इसी को कह सकते हैं आप प्रारूप समिति हो गया, पांडुलेख समिति हो गया, ध्यान रखेंगे। और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो अंबेडकर जी थे। आगे अगर हम बात करेंगे क्या, संचालन समिति का, किसके बिना काम नहीं चलेगा, राजेंद्र प्रसाद का। तो संचालन समिति का जो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद थे। संघीय शब्द आएगा, संघीय संघ कहीं भी आ जाएगा, आप जवाहरलाल नेहरू को आप ले लेना। तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान सभा की बात करेगा तो प्रांत का कौन हो जाएगा, प से प्रांत, प से पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो संघ की बात कहीं भी आएगी, जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे। संचालन समिति की बात करेगा, राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। संघ, देखिए संघ शक्ति समिति आ जाएगा या संघीय संविधान समिति आ जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार समिति की बात करेगा, देखिए मौलिक अधिकार समिति एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष जो थे वो पटेल साहब थे। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन आपको याद रखना है क्या, कि जो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष थे सरदार पटेल थे। और तो ये समितियां काफी बड़ा हो जाने के कारण इसका उप समिति भी बनाया गया था। तो पूछेगा आपसे कि मौलिक अधिकार, क्या पूछेगा, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आप जानते होंगे 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे, मतलब भारत आजादी के समय में जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे। तो ये हो जाएगा जेबी कृपलानी। कौन हो जाएगा, जेबी कृपलानी। तो अगर पूछेगा आपसे कि मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप क्या बताएंगे, जेबी कृपलानी। और दूसरी बात, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष की बात करेगा, ये हो जाएगा एच.सी. मुखर्जी। कौन हो जाएगा, एच.सी. मुखर्जी। तो ये ध्यान रखना है, दो पॉइंट।
कि मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष की बात करेगा तो जब भारत आजादी के समय में जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी वो थे। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? एचसी मुखर्जी। तो इसको ध्यान रख लेना है। आगे अगर बात करेंगे आगे हम बात कर लेंगे तो अल्पसंख्यक आप समझ गए, मौलिक अधिकार आप समझ गए, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे एस सी मुखर्जी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे अंबेडकर। एक था सदन समिति, ये सदन समिति के अध्यक्ष थे, सदन समिति आप नाम सुने होंगे पट्टाभी सीतारमैया का, पट्टाभी सीतारमैया। तो ये पट्टाभी सीतारमैया सदन समिति के अध्यक्ष थे, पट्टाभी सीतारमैया। तो अगर पूछा जाए सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे क्या बताएंगे? पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। और कार्य संचालन समिति, एक देखिए संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? संचालन समिति के अध्यक्ष हैं राजेंद्र प्रसाद। लेकिन कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष है, कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष है के एम मुंशी जी। कौन बोले? कौन है? के एम मुंशी जी। तो अगर पूछेगा कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष कौन है क्या बताएंगे? के एम मुंशी जी, ध्यान रखना है। आगे हम बात कर लें तो लगभग कंप्लीट हो चुका है। एक और बचा है राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति का, क्या बताएंगे? राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति का, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति का आपका हो जाएगा कौन? तो इसमें हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक दो बार आप देखेंगे, काफी आपको अच्छा लगेगा और आप एक बार बुक से पढ़ लेंगे, आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। एक बार सेट जरूर बनाएंगे। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।